नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर योगेश शर्मा पॉलिटी प्लेनेट के इस मंच पर एक बार फिर से आपके साथ हूँ। एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन और वन नेशन वन पोल, ये विषय पिछले काफ़ी समय से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में और विभिन्न मंचों पर खासा चर्चित रहा है। और अभी वर्तमान की 17वीं लोकसभा जब प्रारंभ हुई, उस प्रारंभ के साथ ही इस पर एक बार फिर से चर्चा प्रारंभ हो गई थी। और मैंने अपने जो पिछले ऑडियो लेक्चर डाले थे उसमें मैंने कहा भी था कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा हालांकि इस समय इस कोरोना महामारी के दौर में पृष्ठभूमि में चला गया प्रतीत होता है, या नेपथ्य में वो चला गया है, लेकिन फिर से इस पर चर्चा निश्चित रूप से होगी। और इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें जानकारी होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसकी क्या अवधारणा है, इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, कैसे इसे लाया जा सकता है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर आज के इस ऑडियो लेक्चर में मैं बातें प्रारंभ करने जा रहा हूं। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा वक्तव्य दिए जा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र हुआ है, नीति आयोग की बैठकों में इस पर विवरण तैयार हुए हैं, विधि आयोग का इसमें संदर्भ है, चुनाव आयोग इस पर निरंतर अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पेश करता रहा है, संसदीय समितियों में इस पर चर्चा हो रही है। तो ऐसे विविध प्रकार के पक्ष हैं चूंकि इसमें, और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये इंटरव्यू के लिहाज से भारतीय संवैधानिक एवं राज्य व्यवस्था के प्रसंग में, इसलिए इस पर मैं बात आज कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। साथियों, सबसे पहले तो ये बात हम लोग जान लें कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में निर्वाचन एक उत्सव के समान माना जाता है। और खासकर भारत जैसा देश जहां राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक मात्रा में व्यापक है, वहां चुनाव उस सारी की सारी विविधता को एक व्यापक ढांचे में लाने वाली एक प्रक्रिया का नाम उसे दिया जा सकता है। और निर्वाचन की महत्ता का पता आप लोगों को इस बात से चल सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में चुनावों को संपन्न कराने के एक संवैधानिक तंत्र के रूप में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। और साथ ही चुनाव प्रक्रिया के मापदंड, उम्मीदवारों और मतदाताओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के पक्षों पर इतना अधिक महत्व दिया गया कि जिस समय संविधान लागू हुआ और हमारी संविधान सभा, जो हमारी अंतरिम संसद के रूप में भी जिसने कार्य किया था 1950 से 1952 के प्रारंभिक वर्षों तक, उसी अंतरिम संसद ने 1950 और 1951 में ही जन प्रतिनिधित्व कानून का निर्माण कर लिया था। और इसी कानून के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से जो शक्तियां मिलती हैं चुनाव आयोग को, और संविधान के जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 324 से 329 तक, उन सब प्रावधानों को मिलाकर चुनाव आयोग चुनाव को लेकर बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है। निरंतर इस देश में चुनाव आयोजित होते हैं। तो ये बता सकता है कि भारत में चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। न केवल संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई, बल्कि संविधान लागू होने के बाद से लेकर पिछले 7 दशकों में, इन 70 वर्षों में निरंतर इस पर काम चलते रहे हैं। नए प्रकार की व्यवस्थाएं आती गई हैं, चुनाव सुधारों को लेकर बहुत सारी बहस होती रही है। और इसी में एक प्रमुख मुद्दा इस एक देश एक चुनाव को लेकर है। 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ था, वहाँ से लेकर 1967 तक के जो 4 आम चुनाव थे, वहाँ व्यवस्था ये थी कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं थीं उनके आम चुनाव एक साथ आयोजित होते थे। मैंने पहले भी अपने जो पिछले ऑडियोज़ थे उनमें ये बात कही थी कि 1967 का जो वर्ष है, या 1960 के दशक के जो अंतिम वर्ष हैं, वो भारतीय राजनीति का एक परिवर्तनकारी दौर है, आक्रमणकालीन दौर है। और कई कारणों से ये बातें कही जाती हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण पक्ष आज आप ये जान लें कि 1967 में जो चौथे आम चुनाव हुए थे, वहाँ तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित हो रहे थे। उसके बाद इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी हैं कि 1968 में, 69 में कुछ विधानसभाएं समय से पूर्व विकृत हो गई, और जो चौथी लोकसभा थी उसका भी कार्यकाल जो पूरा होना था वो 1 वर्ष पूरी विकृत करके, और 1970 में ही उसे जो है उसके लिए इलेक्शन करा दिए गए। और 71 में वो 5वीं लोकसभा के रूप में एक नया कार्यकाल उसका प्रारंभ हो गया। तो इस चौथे जो इलेक्शन हुए उसके बाद से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक असंगति या एक विसंगति देखने को मिली है कि साथ साथ जो इलेक्शन की एक परिपाटी हमने संविधान निर्माण के साथ ही प्रारंभ की थी, बिना संविधान में इस बात का उल्लेख किए, एक राजनीतिक सुविधा के लिहाज से, एक राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण के तंत्र को आगे बढ़ाते हुए जो व्यवस्था इस देश में प्रारंभ की थी, राजनीतिक दलों के द्वारा, हमारी संसदीय प्रक्रियाओं के द्वारा, हमारे मतदाताओं के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था, वो व्यवस्था
1967 तक बदस्तूर जारी रही और उसके बाद उस व्यवस्था में एक परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। तो इस उदाहरण से ये तो हम जान सकते हैं कि इसका जो इतिहास है एक देश एक चुनाव का, वो भारत में देखा गया शुरू के 4 आम चुनाव तक। उसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो 17 लोकसभा चुनाव चूँकि संपन्न हो चुके हैं अब तक, और विभिन्न राज्य विधानसभाओं को यदि मिला लिया जाए तो सैकड़ों चुनाव इस देश में संपन्न हुए हैं। फिर पंचायती राज और नगरीय निकायों के भी चुनाव यदि देखे जाएँ तो बहुत सारे चुनाव इस देश में होते रहे हैं और होते हैं। और भारत में जिस प्रकार से एक अति बहुदलीय प्रकार की व्यवस्था और एक गठबंधन सरकारों का दौर देखा गया है, विशेषकर 1980 के दशक से इसमें बड़ी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण परिदृश्य उपस्थित किया है कि लोकसभाएं समय से पूर्व विघटित होने लगी हैं। 5 साल से पहले उनके चुनाव का प्रसंग उपस्थित हुआ है। वहीं राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 जिसे हम कहते हैं उसके बढ़ते हुए प्रयोग से, जिसे कई बार दुरुपयोग भी कह दिया जाता है, तो उसके प्रयोग या दुरुपयोग ने समय पूर्व चुनाव की स्थिति उन राज्य विधानसभाओं में भी उत्पन्न की है। और इस प्रकार देश लगातार एक इलेक्शन मोड में रहने लगा है। ये विशेषज्ञों के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही हैं और हम भी इसे निरंतर देख रहे हैं। तो इसने एक बार फिर से एक देश एक चुनाव के इस प्रसंग को उपस्थित किया है। इसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक 5 साल या जो अवधि हमारे संविधान ने एक नियत की है, उसके पश्चात जब लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन हो वो एक साथ संपन्न करवाए जाएं। यानी कि जो अवधि दी गई है लोकसभा और विधानसभाओं की संविधान के प्रावधानों में, उस अवधि के पश्चात जब चुनाव हो तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ आयोजित किए जाएं। और विचार तो कई बार यहाँ तक दिया जा रहा है कि एक साथ चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें संसदीय लोकतंत्र का जो तीसरा पायदान है, यानी ग्रामीण और नगरीय निकाय हैं, उनके चुनाव को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। और इस संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 14 और धारा 15 का विशेष प्रसंग भी कई बार उपस्थित होता है, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल समाप्त होने से 6 मास पूर्व तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार मिल जाता है। खैर, हम आगे अगर बात करें तो इसमें जो कार्य हुए तो 1999 में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, जब बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट आई थी और उसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने का एक सुझाव पेश किया गया था। बड़ी महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट मानी गई चुनाव सुधारों को लेकर। इसमें कहा गया था कि हमें फिर से उस स्थिति की ओर लौटना चाहिए जिसमें ये निर्वाचन एक साथ होते थे, और यदि राष्ट्रपति शासन के प्रयोग के कारण किसी विधानसभा के लिए पृथक निर्वाचन का प्रसंग उत्पन्न हो जाए तो इसे केवल एक अपवाद मानना चाहिए, नियम नहीं। क्योंकि नियम ये होना चाहिए कि 5 वर्ष में ये निर्वाचन लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ कराए जाएं। विधि आयोग ने अपनी उस रिपोर्ट में जो सिफारिशें दी उसमें इस व्यवस्था को लागू करने के लिए लोकसभा और विधानसभा के जो प्रक्रिया नियम हैं उनमें भी संशोधन करने की आवश्यकता जताई थी, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में भी परिवर्तन करने की सिफारिश दी थी। इस संदर्भ में ये भी हम ध्यान रखें कि संविधान विशेषज्ञ भारत के जो हैं, एक हमारे बहुत महान संविधान विशेषज्ञ सुभाष काश्यप जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है संवैधानिक विषयों पर, उनकी और बहुत सारी किताबें उन्होंने इस संदर्भ में, बहुत सारे लेख उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने इस संदर्भ में रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव का एक विशेष संदर्भ कई बार दिया है, जिसके अनुसार ऐसा प्रस्ताव जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो सदन में तभी पेश किया जाए जबकि मौजूदा विधानसभा या लोकसभा में वर्तमान नेतृत्व को हटाकर उसके स्थान पर किसी अन्य उत्तराधिकारी का नाम उस प्रस्ताव में मौजूद हो, ताकि 5 वर्ष से पूर्व विघटन की जो अनियमित स्थिति है वो उत्पन्न ना हो सके। हालांकि राष्ट्रपति और राज्यपाल से एक परिस्थिति जन्य संवैधानिक अपेक्षा भी इस देश में इसी प्रकार की जाती है कि जब 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो सदन का विघटन करने के स्थान पर किसी अन्य दल को उसी लोकसभा या उसी विधानसभा में सरकार बनाने और बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि लोकसभा और विधानसभा का विघटन समय से पूर्व ना हो और वो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करे। इस कड़ी में 17 दिसंबर 2015 में संसद की विधि और न्याय संबंधी जो स्थायी समिति है उसने अपने 79वें प्रतिवेदन में विधि आयोग की उस 170वीं रिपोर्ट को संदर्भित किया और एक साथ चुनाव कराए जाने पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। उसके अलावा चुनाव आयोग ने अपनी सिफारिशों में स्पष्ट किया कि यदि ये प्रोविज़न हम लागू करते हैं एक देश एक चुनाव का, तो इसके लिए संविधान के कम से कम 5 प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन अपरिहार्य होगा, जिसमें अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85 जो संसद के संदर्भ में लोकसभा की अवधि और उसके विघटन से संबंधित हैं, अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 174 जो राज्य विधानसभा की अवधि और राज्य विधानसभा के विघटन से संबंधित हैं, और इसी प्रकार अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन के प्रयोग से संबंधित है।
साथ ही चुनाव आयोग ने विविध प्रक्रियाओं का भी इसमें हवाला दिया, जिनको धीरे धीरे अपनाकर लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल का एक साथ समायोजन किए जाने की व्यवस्था है। फिर इसी कड़ी में यदि आगे बढ़ा जाए तो 2018 में भी सरकार ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये उत्तर दिया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने संदर्भित किया था विशेष रूप से, कि नीति आयोग ने एक साथ चुनाव की एक संभावित रूपरेखा दी है, जिसमें नीति आयोग ने बताया था कि 2019 में जिस समय लोकसभा चुनाव हों उस समय देश के लगभग आधे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव करा लिए जाएं, और फिर शेष राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो अक्टूबर-नवंबर 2021 में, जिस समय 17वीं लोकसभा का मिड टर्म हो, उस दौरान कराए जाएं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लगातार चर्चा चल रही है और लगातार विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव इसमें पेश हो रहे हैं। मैंने कुछ संवैधानिक संदर्भ देते हुए और कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे राज व्यवस्था के अंतर्गत दस्तावेज उत्पन्न हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं, उन दस्तावेजों का हवाला इसलिए दिया ताकि हमारी बात ऑथेंटिकेट लगे, हमारी बात प्रमाणित हो सके। फिर इसमें आगे हम अगर बढ़ते हैं तो सांसद निर्वाचन कराने के पक्ष और विपक्ष में कई सारे तर्क दिए जाते हैं। तो यदि ये पूछा जाता है कि सांसद निर्वाचन के आप पक्ष में किन तर्कों को गिनाना चाहेंगे या विपक्ष में किन तर्कों की बात करना चाहेंगे, तो यहाँ सबसे पहले पक्ष में यदि तर्क मैं प्रस्तुत करूँ तो सबसे पहला तर्क जो अमूमन दिया जाता है, इसमें दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है कि एक साथ जब निर्वाचन होते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए, तो इससे चुनाव कराने के जो समय और संसाधन उनकी बचत होती है, क्योंकि बार बार चुनाव होने में बहुत सारा समय खर्च होता है, बहुत सारे जो संसाधन हैं, मानवीय संसाधन हैं, आर्थिक संसाधन हैं, वो बहुत सारे संसाधन लगते हैं, तो उनकी बचत हो सकेगी। चुनाव एक साथ होने से एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, आदर्श आचार संहिता, जो चुनावी आचार संहिता लागू होती है, वो बार बार लागू होती है। हम लोग देखते हैं कई बार, क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे हैं, पहले लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, फिर विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, और क्रम चलता रहता है। तो बार बार आदर्श जो आचार संहिता है वो लागू होने से सरकार की जो एक नीतिगत कार्यक्रम है, विकास योजना है, वो प्रभावित होती हैं। तो जब एक साथ चुनाव होंगे तो वो आदर्श आचार संहिता 5 साल में एक बार लगा करेगी, कुछ दिन के लिए या एक विशेष समय अवधि के लगेगी, और उसके अलावा जो समय रहेगा उस समय पर सरकारें बहुत आसानी से कार्य कर पाएंगी, अपनी नीतिगत कार्य और विकास के कार्य कर पाएंगी। तो एक बड़ा फ़ायदा ये होगा एक साथ चुनाव कराने से। इसके अलावा एक पक्ष में तर्क दिया जाता है कि जब बहुत बार बार लगातार चुनाव होते रहते हैं तो राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में अपनी बड़ी भारी मात्रा में ऊर्जा लगानी पड़ती है, और यहाँ तक कि सरकार के जो मंत्री हैं या जो सांसद और विधायक हैं, उन्हें भी चुनाव प्रचार के जो कार्य हैं उसमें लगना पड़ता है। तो उससे अन्य जो कार्य, रचनात्मक कार्य, वो राज व्यवस्था के साथ जुड़कर कर सकते हैं, तो उस पर वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो बार बार जो चुनाव प्रचार में जाने का एक समय खर्च होता है, उसकी बचत हो सकेगी, रचनात्मक कार्यों की ओर उनका रुझान बढ़ सकेगा। एक अन्य संदर्भ दिया जाता है कि चुनाव जब होते हैं तो उस दौरान एक भ्रष्ट गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है। काले धन को खपाने के कई सारे हथकंडे उस समय देखे जाते हैं, सांप्रदायिक और जातिगत तनाव जैसी घटनाएं देखी जाती हैं। तो अगर चुनाव बार बार नहीं होंगे, एक साथ होने के बाद फिर 5 साल की अवधि के बाद होंगे, तो ये जो घटनाक्रम है, चाहे भ्रष्टाचार है या सांप्रदायिक और जातिगत तनाव जैसी घटनाएं, उनकी पुनरावृत्ति कम हो सकेगी, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन में सुधार लाएगा, चुनाव सुधार के लिए आवश्यक होगा, एक सार्वजनिक जीवन की स्वच्छता के लिए सहायक होंगी बातें। तो ये एक महत्वपूर्ण तर्क है। फिर एक तर्क ये दिया जाता है कि एक बार बार जब चुनाव होते हैं तो मतदाता कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया से उदासीन होता है, और मतदाताओं का जो एक प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत भारत में देखा जाता है 65%, 70%, 75% तक, और उसमें भी एक बड़ी विसंगति देखी जाती है कि कुछ राज्यों में प्रतिशत अधिक निकल कर आता है, कुछ जगहों कम निकल कर आता है। तो ये मतदाता की एक अरुचि जो चुनाव प्रक्रिया में देखी जा रही है, जो लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र सशक्त बने रहता है यदि मतदाता बहुत जागरूक हों, चुनाव की प्रक्रिया में रुचि लें। तो यदि एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाता की रुचि भी चुनाव प्रक्रिया में बनी रहेगी, वो उदासीन नहीं होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग जब चुनाव की अवधि का निर्धारण करता है तो उस समय देश के भौगोलिक कारकों, उसके सांस्कृतिक परिदृश्य जैसे त्यौहार इत्यादि, वो ध्यान रखता है। चुनाव की अवधि का निर्धारण करते समय शिक्षा के कुछ कारक हैं, जैसे बच्चों की, विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं हैं, उनका वो ध्यान रखता है। तो चुनाव प्रक्रिया का संचालन उसके लिए बार बार करने पर चुनाव आयोग को भी चुनाव तारीखों का निर्धारण करने में बड़ी समस्या होती है। तो चुनाव आयोग के लिए बहुत सुविधाजन्य विषय हो जाएगा, उसकी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी, और उसको बड़ी सुविधा इसमें
प्राप्त होगी। इसके अलावा बार बार यदि चुनाव होते हैं तो मतदाता सूचियों का निर्माण है, उनका रिव्यू करना है, फिर अधिकारियों की ट्रेनिंग है, चुनाव तैयारी है, उसमें एक बहुत बड़ा जो समय लग जाता है, उससे प्रशासनिक दक्षता कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्रभावित होती है और देश के आर्थिक प्रशासनिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो यदि देश का आर्थिक प्रशासनिक विकास सही तरह से लगातार बनाए रखना है तो एक साथ चुनाव की व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो ये तो कुछ पक्ष में तर्क हम दे सकते हैं एक साथ चुनाव की व्यवस्था को लेकर, लेकिन विपक्ष में भी तर्क हैं क्योंकि हर व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष दोनों में कुछ महत्वपूर्ण तर्क, कुछ बेहतरीन तर्क हुआ करते हैं। तो विपक्ष में भी तर्क दिए जाएँ तो ये कहा जा रहा है कि सबसे जो बड़ी बात इसमें कही जा रही है कि भारत चूँकि एक संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को लेकर चलने वाला राष्ट्र है और एक संघीय ढांचा इस देश के संविधान में हमें दिखाई देता है, जहाँ केंद्र एवं राज्यों के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों को रेखांकित करने की बात की गई है। तो यदि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित कराए जाते हैं तो वो जो संवैधानिक संघवाद की भावना है और संसदीय तंत्र की जो प्रक्रियाएं हैं उनके ये प्रतिकूल विषय होगा। एक साथ चुनाव होने से केंद्र या जिसे हम यहाँ लोकसभा का संदर्भ दें और राज्य या राज्य विधानसभा, इनमें एक इस प्रकार का एक अलग सा परिदृश्य उत्पन्न होगा कि लोकसभा के जो इलेक्शंस या लोकसभा का संदर्भ जो है वो राज्य विधानसभाओं पर हावी होगा और राष्ट्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय नेतृत्व पर हावी हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। तो केंद्र की ओर बढ़ता हुआ संवाद इसमें दिखाई देगा और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जगह एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के स्थापित होने का एक अंदेशा लगातार बना रहेगा। जबकि हम सब लोग ये जानते हैं कि इस देश में संघवाद भी संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है। एस आर बोम्मई वाद में इसे निर्धारित किया गया और उसी प्रकार संसदीय जो लोकतंत्र है वो भी इस देश में संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग घोषित किया गया है। तो एक तो ये व्यवस्था है कि जो चुनाव हैं लोकसभा और विधानसभा के वो यदि एक साथ आयोजित होते हैं इससे संघीय ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात इसमें कि समय से पहले जो लोकसभा या राज्य विधानसभाएं विकसित हो जाती हैं तो उनका समायोजन किस प्रकार से होगा, क्योंकि संसदीय शासन में सरकारों का उत्तरदायित्व सदन में सिद्ध होना जरूरी होता है और जब सत्र चलते हैं उस समय विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रियागत विषय हैं उससे सरकारों को अपना उत्तरदायित्व सदन में सिद्ध करना ही पड़ता है। तो और जिस प्रकार से गठबंधन सरकारें देखी गई हैं और राष्ट्रपति शासन के प्रयोग की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई तो समय से पूर्व सदन के विघटन का खतरा हमेशा बना रहता है और ऐसी स्थिति में एक बड़ी समस्या आएगी कि वो जो अवधि से पूर्व विघटन हो जाता है तो फिर अगले चुनाव जो एक निश्चित अवधि के बाद होंगे तब तक इंतजार किया जाए या किस प्रकार से इस अवधि का समायोजन किया जाए, सरकार उस समय किस प्रकार चलाई जाए, क्या राज्यों में सरकारें या मंत्रिपरिषद को उस समय बर्खास्त किया जाएगा, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कार्य होगा या अन्य कोई व्यवस्था। तो एक रूपरेखा इसकी निर्धारित करना भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। एक चुनाव में खर्च को बचाने का जो तर्क ये दिया जाता है कि एक साथ यदि चुनाव कराया जाएगा तो चुनाव में खर्च बचाया जा सकता है, तो उस व्यवस्था को लेकर भी जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि चुनाव खर्च बचाने का मुद्दा चुनाव सुधार का एक अन्य विषय है और इसके लिए कुछ अन्य व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, जैसे राजनीतिक दलों के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाए जो अभी तक केवल उम्मीदवारों के संदर्भ में निर्धारित है। तो चुनाव खर्च को बचाने के अन्य कुछ विषय हो सकते हैं जो चुनाव सुधार का एक अलग भाग है, उसे केवल चुनाव में होने वाले खर्च में कमी होगी, केवल इसे इस विषय के साथ जोड़ना कि इसके कारण एक साथ चुनाव कराए जाएं ये सही तर्क नहीं होगा, ऐसा विशेषज्ञ सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता से विकास कार्य प्रभावित होने को रोका जा सकेगा, ये जब कहा जाता है एक साथ चुनाव के मुद्दे पर, तो इस संदर्भ में भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सरकार ने यदि चुनाव अवधि का इंतजार किए बगैर और मतदाताओं को केवल लुभाने का प्रयोजन ना रखकर निरंतर यदि विकास कार्य में लगी रहे तो इस बात से फिर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर वो बहुत ज़्यादा नीतिगत कार्य यदि नहीं कर पाती हैं। यदि वो लगातार विकास के कार्य करती रहें तो फिर इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक अन्य तर्क ये भी दिया जाता रहा है कि भारतीय मतदाता अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि एक साथ होने वाले चुनावों में लोकसभा और विधानसभा के उम्मीदवार का अलग अलग परीक्षण कर सके, क्योंकि इससे संभावना होगी कि किसी पूर्वाग्रह में आ सकता है या किसी भ्रम की स्थिति में अपने मतदान का प्रयोग करे और ऐसी स्थिति में हो सकता है वो एक सरकार के चयन में या अपने प्रतिनिधि के चयन में बहुत समझदारी से कार्य कर सके। यह इस समय की स्थिति को देखते हुए बहुत सही होगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत में मतदाता के साथ संवैधानिक साक्षरता का एक बड़ा अभाव है, राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की एक बड़ी समस्या है।
इसके अलावा एक अन्य कारक जो गिनाया जाता है वो ये कि भारत में निर्वाचन राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण और मतदाता तथा उम्मीदवारों और दलों और जनप्रतिनिधियों के संपर्क और संवाद का एक माध्यम है। अतः जब तक दूसरे अन्य मंच ऐसे ही विकसित ना हो जाए, नागरिक समाज की संस्थाएं पर्याप्त शक्तिशाली ना हो, तब तक संवैधानिक साक्षरता और राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए यदि चुनाव की यदि अधिकता भी है तो उससे मतदाताओं को कहीं ना कहीं लाभ ही होता है, एक जनमत के निर्माण में सहायता मिलती है। तो जब तक कोई और ऐसे संवैधानिक साक्षरता या राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण के और प्रभावशाली मंच भारत में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाते हैं, जब तक जन सामान्य उनसे नहीं जुड़ पाता है, तब तक इस एक देश एक चुनाव की जो एक साथ चुनाव कराए जाने की व्यवस्था है, इसको तब तक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारक ये दिया जाता है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। चुनाव आयोग को बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उनके आंकड़े दिए जाते हैं कई बार चुनाव आयोग के द्वारा, बहुत सारी वीवीपैट जो मशीन हैं, और भारी मात्रा में फिर सुरक्षा बलों की ज़रूरत होगी। और वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से अभी भी जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो कई चरणों में आयोजित कराने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सारे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे, तो यदि वर्तमान हालातों को हम ध्यान रखें, जहां संसाधनों की अभी कमी है, सुरक्षा बलों की पर्याप्त संख्या इस संदर्भ में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था थोड़ा सा अव्यावहारिक प्रतीत होती है। तो इस प्रकार ये जो मुद्दा है एक देश एक चुनाव का, निश्चित रूप से ये जो मैंने बातें की हैं उनसे आप लोगों को लगा होगा कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है जिसका तर्क दिया जाता है कि शुरू के 4 आम चुनाव 1967 तक के साथ हो रहे थे, बीच में कुछ राजनीतिक विसंगतियां आ गई हैं, कुछ राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, इस कारण वो व्यवस्था टूट गई है, वो क्रम टूट गया, तो वापस इसे लागू किया जाए। लेकिन बात यही है, यहाँ एक बड़ा जो तर्क है वो इसी विषय में छुपा हुआ है कि जब 4 आम चुनाव के बाद, जबकि देश की उस समय की जो दलीय व्यवस्था थी और आज की दलीय व्यवस्था में प्रक्रियागत आधारों पर बड़ा अंतर आया है। तो जब उस समय वो व्यवस्था 1967 के बाद निरंतर नहीं रह पाई है, तो इस बात की एक संभावना बड़ी न्यून हो जाती है कि यदि आज भी इस व्यवस्था को हम संशोधन करके या राजनीतिक आम सहमति बनाने का प्रयास करके, जो कि वर्तमान हालात में बड़ा कठिन सा विषय लगता है, और फिर भी उसे यदि लागू कर दिया जाए तो भी इस बात की थोड़ा सा गारंटी नहीं दी जा सकती, या संभावना बड़ी न्यून है कि बहुत निकट भविष्य में यदि लोकसभाएं फिर से यदि अपने कार्यकाल पूरे समय पर, जो 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाती हैं, समय से पहले विघटन हो जाता है, या राज्य विधानसभाएं कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं, जिस प्रकार से दल बदल की प्रवृत्तियां इस समय देखी जा रही हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम बड़े तेजी से बदल रहे हैं, तो उस दौर में हो सकता है कि हम ये व्यवस्था लागू कर दें, लेकिन फिर वो निरंतरता अपनी बनाए रख सकेगी या नहीं रख सकेगी, ये एक अभी भी ऐसा विषय है जिस पर पर्याप्त बहस की आवश्यकता है, पर्याप्त इस पर और भी कुछ नए तर्क ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस अपने एक संक्षिप्त चर्चा और विश्लेषण के माध्यम से मैंने इसके सभी मुख्य पक्षों को बताने का प्रयास किया है। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था यदि लागू होती है तो इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ किस प्रकार का रहा है, इसके लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और इसके लाभ क्या हैं, और साथ ही यदि व्यवस्था लागू की जाती है तो इसको लागू करने में कठिनाइयाँ क्या हैं और क्या इसके कमियां हैं, क्या इसके विपक्ष में तर्क हैं, उन सब पर मैंने बात की है। तो साथियों, मेरा मानना है कि इस लेक्चर से आप लोगों को निश्चित रूप से इस विषय पर एक रूपरेखा और थोड़ा सा कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। और वैसे भी संवैधानिक और राजनीतिक जो विषय हैं उनके साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो निरंतर प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हैं, निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिए मैंने अपने शुरुआती ऑडियो लेक्चर में ये कहा भी था कि ये पार्ट जो एक ज्ञानपूर्ण विषयों से संबंधित है, ये ऐसा विषय है जिसमें आपके अभी से लेकर के और इंटरव्यू रूम तक जाने तक तैयारी इसमें आपकी लगातार चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमने आज बात की है। यदि आपके इंटरव्यू से पहले इसमें और कोई अपडेट होता है तो फिर से मैं इसमें बात करने की कोशिश करूँगा। आपको भी इसमें और भी यदि कहीं अपडेशन होता है तो हमें इस पर और भी मैटर इकट्ठा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी बात के साथ मैं आज के इस लेक्चर का समापन करता हूँ और शीघ्र ही एक नए लेक्चर के साथ हम लोग फिर से बात करेंगे। 3 या 4 दिन में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ पिछले इतने दिनों से कि 3 या 4 दिन में एक लेक्चर ज़रूर मैं अपलोड करता हूँ इसमें।
और कोशिश रहेगी कि शीघ्र एक नए और अच्छे और भी महत्वपूर्ण विषय पर मैं ऑडियो लेक्चर इसमें अपलोड करूं। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी आप ज़रूर पढ़ा करें, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अभी मैं देता हूं। इस बार मैं उसमें मेरा मेल एड्रेस भी मैं दे दूंगा, तो यदि किसी प्रकार की और भी कोई जानकारी इसके संदर्भ में आपको लेनी हो, तैयारी को लेकर कुछ और मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।